नमस्कार साथियों, परीक्षण परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसका क्या करें विश्लेषण सहित व्याख्या से हम उसको देख रहे हैं, कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हमारे सीटेट के एग्जाम में, हम उसको क्या करें उसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, इसी क्रम में आज हम अगला प्रैक्टिस सेट देखेंगे, कैसे प्रश्न उसमें आए हुए प्रीवियस ईयर में उसको हम देखेंगे। तो उससे पहले देख लेते हैं दोस्तों, जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीबों को भी क्या होता है, झुकना पड़ता है। दोस्तों एकदम कोशिश करते रहिए, सबको झुका देंगे दोस्तों एक दिन, ठीक है। एकदम लगातार लगे रहिए, एकदम नई ऊर्जा नए उत्साह के साथ, किसी भी चीज में पीछे मत रहिए दोस्तों। लगन लगा लीजिए, पढ़ाई में एकदम मतलब जान झोंक दीजिए दोस्तों, क्योंकि एकदम समय आ गया है। क्योंकि पेपर जो हमारा फिर 9 तारीख से शायद स्टार्ट, 9 से फिर होगा, उसके बीच में 28-29 जो पेपर हुआ उसमें प्रीवियस ईयर आपके काफी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप प्रश्न को ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे दोस्तों। और जो हमारे शिक्षक बंधुओं द्वारा पढ़ाया जा रहा है उस वीडियो को जरूर देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा कूट दिया दोस्तों, कथन दिया है, उसको देख लेते हैं क्या कथन हमारा दिया है। एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चे के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है दोस्तों। तर्क क्या दिया है, विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तभी सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है दोस्तों। क्या बातें सही कही गई दोस्तों। तो इसमें कहा गया एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना, क्या बच्चे सबकी व्यक्ति, क्योंकि बच्चों क्या होती है दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग अलग होती है, तो एक ही उम्र के बच्चे से अलग सभी बच्चों की उम्र की हम तुलना नहीं कर सकते हैं, ये बात क्या गलत है आपकी। इसके बाद दिया है विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है। क्या विकास का स्वरूप और गति सभी बच्चों के लिए एक समान नहीं होता दोस्तों, क्योंकि बच्चों में क्या होती है, व्यक्ति विभिन्नताएं पाई जाती है, सबका आनुवंशिकता वातावरण जो होता है अलग अलग, उन पर क्या विकास का प्रभाव पड़ता है दोस्तों। इस हिसाब से क्या कहे, सांस्कृतिक परिवेश समान रहता नहीं रहता दोस्तों, ये भी बातें कहाँ है, गलत है, दोनों बातें आपकी कही हुई दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। ए और आर दोनों सही है, तो ऐसे गलत हो गया दोस्तों। ए और आर दोनों सही है, यहां भी दिया है, फिर दिया है ए सही लेकिन आर गलत है, भी सही। ए और आर दोनों गलत है दोस्तों, ये डी ऑप्शन जो आपका दिया है, ए और आर दोनों गलत है, यही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्ची फुटबॉल खेलने सीखने से पहले कूदना व छलांग मारना सीखती है, यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। तो एक बच्ची जो रहती है फुटबॉल को क्या करती है, खेलने सीखने से पहले कूदना व छलांग मारना सीखती है, वह विकास के किस सिद्धांत को अगर प्रदर्शित कर रही है। क्या शीर्षगामी प्रदर्शित कर रही है, क्या समीप दूराभिमुखी प्रदर्शित कर रही है, परिवर्तनी प्रदर्शित कर रही है कि साम्य धारण। तो शीर्षगामी नहीं है दोस्तों, परिवर्तन भी नहीं कर रही हो, साम्य धारण भी नहीं, वो क्या कर रही, समीप दूराभिमुखी जो हमारा होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, बच्ची के पहले जो होता है उसमें क्या होता है, एक एक अंगों का विकास हो, तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियों आदि का विकास होता है धीरे धीरे। फिर क्या होता है, उसके एक एक अंग का विकास होता है, जैसे उंगली हो गई, पैर की उंगली, हाथ की उंगली, ऐसे चीजों का विकास होता है। तो इसमें क्या होगा, ये ऑप्शन हमारा जो दिया है समीप दूराभिमुखी, यही ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ठीक है। बी जो हमारा बी ऑप्शन है यही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, दिया है विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है, नहीं है पूछा है दोस्तों। बी दिया है विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। सी दिया है विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। और डी दिया है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है दोस्तों, बात सही कही गई दोस्तों। इसके बाद क्या है, विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। फिर विकास आनुवंशिकता व वातावरण जो हमारी होती है उसकी अंतःक्रिया का बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों, ये तो एकदम अच्छी लाइन कही गई है। बाकी ये क्या है, विकास की दर सभी सार्वभौमिक है, विकास की दर सार्वभौमिक और क्या होती है दोस्तों, इसमें एक समान और सार्वभौमिक है, ये चीज गलत कही गई दोस्तों, क्योंकि विकास की दर एक समान नहीं होती, सभी बच्चों में क्या होता है विकास और वृद्धि अलग अलग होती है, और क्या सार्वभौमिक नहीं होती दोस्तों, किसी में कम तो किसी में ज्यादा है, इसलिए क्या हुआ, ये ऑप्शन क्या हुआ आपका गलत है, नहीं पूछा है दोस्तों, तो यही सही होगा, सी वाला जो ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी कथन दिया दोस्तों, बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं दोस्तों।
दूसरा तर्क दिया है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। तो बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से तो सीखते हैं दोस्तों, क्योंकि अब बच्चे क्या करते हैं अपनी संस्कृति में अपने दोस्तों से, अपने सहपाठियों से सीखते हैं, मीडिया के द्वारा सीखते हैं, आदि चीजों के द्वारा क्या करते हैं वो संप्रेषण करके एक दूसरे से भी सीखते हैं दोस्तों। तो ये हमारी बात क्या है, सही है। दिया सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक, दिया गया दोस्तों औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। तो सही बात है दोस्तों, समाजीकरण हमारी क्या होती है, प्राथमिक एजेंसियां होती है, जिसमें कहा गया दोस्तों कि वह बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है, क्योंकि शिक्षा क्या होती है, औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरीके से होती है दोस्तों। तो बात क्या है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन दोनों सही है, तो ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है, एक यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा दोस्तों। बाकी ये सब आपका ऑप्शन क्या होंगे, गलत होंगे आपके। हमारा जो ए ऑप्शन है, यही ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, देख लेते हैं दोस्तों। दिया है, अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए। क्या मूर्त संख्या अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षा ये सब चीजें करनी चाहिए। चलिए देखते हैं। वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराना चाहिए। सी दिया है, ऐसी समस्याएं देना चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो। डी दिया है, ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है दोस्तों, वो जीन पियाजे की तीसरी अवस्था है, 7 से 11 वर्ष तक चलती है। ये कितने से, 7 से 11 वर्ष तक ये चलती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने का मुहैया प्रदान करना चाहिए दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज इसमें क्या होता है, बच्चा कोई भी चीज होता है, जैसे वो कोई भी कार्य करता है वही सही होता है उसके लिए, वही क्या मूर्त चीजों के लिए वो क्या करता है, दिखाई उसको जो चीजें दिखाई दे और उसका केंद्रीकरण हो जाता है, एक केंद्र बन जाता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, केंद्रीकरण हो जाता है, उसका एक केंद्र बन जाता है, किसी विषय वस्तु पर एक केंद्र बन जाता है जैसे उसका एक, तो वही चीज इसमें कही गई है दोस्तों। जो बी ऑप्शन हमारा है यही सही है दोस्तों, बाकी ये सब गलत है दोस्तों, क्योंकि अलग अलग के लिए कही गई है। तो वस्तुओं और विचारों को जटिल रूप से वर्गीकृत करने के क्या मुहैया प्रदान कराना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। यह जीन पियाजे के किस अवस्था में होती है दोस्तों, तो इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है, पूर्व परंपरागत अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक। तो पूर्व परंपरागत अवस्था ये जीन पियाजे है नहीं दोस्तों, ये लॉरेंस कोहलबर्ग की अवस्था है। इसमें क्या होता है, मूर्त संक्रियात्मक, क्योंकि बच्चे में क्या होता है, किसी चीज को देखकर एक मस्तिष्क में साइकिल को देखता है, साइकिल के बारे में क्या होता है, एक प्रतिबिंब बना लेता है दोस्तों। तो जैसे साइकिल कैसे चलती है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इस चीज का उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। जब भी वो कभी साइकिल देखेगा उसका क्या करेगा, पूरी अच्छी तरीके से विश्लेषण कर लेगा दोस्तों। और उसका एक क्या होता है, ध्यान जो होता है कोई भी चीजों पर, एक विषय वस्तु पर क्या होता है, केंद्रीकरण हो जाता है, केंद्र बना लेता है दोस्तों। उस चीज में क्या होगा, ये हमारा किस अवस्था में होती है, जो दूसरी अवस्था है जीन पियाजे की, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसी में होती है दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा जो दिया है ये सही है। बाकी मूर्त में नहीं होती दोस्तों, ना अमूर्त में होती है। किसमें होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो हमारी होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसी में होती है दोस्तों। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। दिया है, आनो 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है। जो आनो एक बच्चा होता है दोस्तों, वो क्या करता है, 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में क्या होता है, अकेले संघर्ष करता है। बाद में क्या करती है शिक्षिका, क्या उसकी मदद करने में, जब शिक्षिका उसकी मदद करती है तो वो करने में उस जोड़ को सक्षम हो जाता है। तो यह लेव वाइगोस्की द्वारा क्या है, तो दिया है दोस्तों, ऑप्शन ए दिया है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, बी दिया है पुनर्वलन, सी दिया परिपक्वता और डी दिया प्रतीकवाद। तो दोस्तों वो क्या कर रही है, शिक्षिका क्या कर रही है, बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वो जो उसकी आवश्यकता है उसमें थोड़ी सी वो क्या कर रही है, बाहरी सहयोग कर रही है दोस्तों। वही चीज हमारी क्या कर, जेडपीडी होती है जो दोस्तों।
जेडपीडी, अपने से छोटे जो बच्चे होते हैं उनको क्या करना है, सहयोग देना, बाहरी सहयोग देना। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र इसी कहते हैं दोस्तों। यही चीज आपका ए ऑप्शन सही होगा, बाकी ये सब सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, ज्ञान की प्रक्रिया, ज्ञान प्राप्ति करने की निष्क्रिय प्रक्रिया है, अभ्यास व दोहराव की प्रक्रिया है, उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंधों की प्रक्रिया है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? क्या ज्ञान प्राप्त करने की एक निष्क्रिय प्रक्रिया है? निष्क्रिय आ गया दोस्तों, ये तो ऐसे भी कट गया आपका। फिर दिया है अभ्यास व दोहराव, ये भी कट गया। उद्दीपन प्रक्रिया संबंधों की प्रक्रिया, ये भी कट गया। क्या है दोस्तों? ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। जो अधिगम हमारा है ये ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं इसमें अपने समाज संस्कृति के द्वारा सीखते हैं दोस्तों। इनका सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है, लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इसमें इन्होंने कहा बच्चे स्वयं के द्वारा भी वार्ता करके सीखते हैं, बाकी अपने बड़ों से क्या होता है अंतः क्रिया करके भी क्या होते हैं बच्चे कुछ न कुछ सीखते हैं। तो इस ऑप्शन हमारा क्या, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, जो हमारा ए ऑप्शन दिया है यही सही है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? आसना एक बच्ची है दोस्तों, वह क्या करती है कि लॉरेंस कोहलबर्ग उसमें दिया अच्छा करना चाहती है। आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? इसको देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है पूर्व पारंपरिक, बी दिया है पारंपरिक, सी दिया है उत्तर पारंपरिक और डी दिया है अमूर्त संक्रियात्मक। तो अमूर्त संक्रियात्मक दोस्तों ऐसे ही कट गया, ये जीन पियाजे की अवस्था है। इसके बाद देख लेते हैं क्या हुआ, आसना अच्छा करती क्योंकि दूसरों का अच्छा देखा जाना चाहती है। इसमें क्या होता है बच्चे जो होते हैं वो समाज में क्या होता है कोई भी कार्य करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, वो अपने बड़ों से अच्छा प्राप्त करने के लिए कोई भी कार्य अच्छी तरीके से उस चीज को करते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, पूर्व पारंपरिक अवस्था में क्या ये चीजें आती हैं कि पारंपरिक में आती है, उत्तर पारंपरिक, तीनों अवस्थाएं लॉरेंस कोहलबर्ग की है दोस्तों। तो इसमें जो अवस्था ये होती है दोस्तों, ये होती है पारंपरिक अवस्था। जो हमारी पारंपरिक अवस्था होती है इसी में क्या होती है ये चीजें आती है। इसमें दिया है दोस्तों दिया रहता है हमारा अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिमुखता और एक कानून व्यवस्था अभिमुखता, इसी में आता है। इसके चरण होते हैं अच्छा लड़की या अच्छा लड़का अभिमुखता, एक होता है अच्छा लड़की, अच्छी लड़की दोस्तों, अच्छी लड़की या अच्छा लड़का होता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, कानून व्यवस्था अभिमुखता। यह किसमें होता है दोस्तों, जो हमारा पारंपरिक अवस्था होती है इसमें होता है। तो ऑप्शन कौन सही होगा हमारा, जो बी ऑप्शन दिया यही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है, सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। बी दिया है पाठ्य पुस्तकें सीखने का एकमात्र स्रोत हैं। सी दिया है बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है। डी दिया हमारा पाठचर्या मानकीकृत होती है। तो मानकीकृत तो ऐसे ही कट गया दोस्तों। बाकी बैठने की व्यवस्था पूरी तरीके से तय होती है, ये भी चीजें सबसे अच्छी चीज। पाठ्य पुस्तक सीखने का एकमात्र स्रोत नहीं है दोस्तों। सीखने का स्वरूप क्या होता है, एक प्रगतिवादी प्रगतिशील शिक्षा जो हमारी कक्षा होती है उसमें जो होता है सीखने का स्वरूप क्या होता है, सामाजिक होता है दोस्तों। क्योंकि इसमें बच्चे क्या करते हैं अपने समाज के द्वारा कोई भी चीज अपने व्यवहार में उस चीज को अगर करके सीखते हैं तो उनको कक्षा कक्ष में जो वातावरण उनका होता है उनका बहुत ही अच्छा होता है और सीखने के लिए क्या होता है अनुकूल होता है दोस्तों। अच्छी अच्छी चीजों को वो क्या करते हैं सीख लेते हैं। इसमें क्या होता है जो हमारी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा में वो सीखने का स्वरूप हमेशा क्या होता है, सामाजिक होता है। ऑप्शन ए हमारा जो दिया यही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी जो है 2020 वो किस पर बल देती है उसको देखते हैं, वह किस पर बल देती है। ए दिया है लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, लचीला बहुस्तरीय आधारित अधिगम। बी दिया है बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास संबंधित पहलू है, केवल दे दिया दोस्तों। सी दिया है राष्ट्रीय पाठचर्या के मानकीकरण पर
और डी दिया है क्या, बच्चों के स्मरण कौशलों के मापन पर। तो स्मरण नहीं करना है दोस्तों कोई भी चीज हमको, और स्टैंडर्डाइज भी नहीं करना है दोस्तों, और केवल इसमें संबंधित नहीं होगा उसमें क्या, लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, क्योंकि वो क्या फ्लेक्सिबल जो हमारी एजुकेशन मानती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो क्या मानती है, जो पाठ्यक्रम हमारा हो लचीला हो, बच्चों के स्तर के अनुकूल हो, उनको सीखने के लिए एकदम कोई भी परेशानी ना हो। और समावेशी शिक्षा भी यही कहती है दोस्तों कि सभी बच्चे क्या होते हैं एक समान, उनके लिए सभी बच्चों के लिए एक समान अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। तो हमारा जो ए ऑप्शन है यही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का आलेख करती है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का क्या करती है, आलेख करती है। बी ऑप्शन देखते हैं। ए दिया है मौखिक व लिखित भाषा के प्रति संवेदनशीलता, बी दिया है ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता, सी दिया है दूसरों के विचारों व इच्छाओं को समझने की क्षमता, डी दिया है खुद को समझने की क्षमता। तो इसमें दोस्तों जो हमारा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन ए कट गया दोस्तों, बी कट गया दोस्तों। हमारा जो सी ऑप्शन है दूसरों के विचारों को व इच्छाओं को समझने की इच्छा क्या होती है दोस्तों, इसमें क्षमताएं पाई जाती है, ऐसे व्यक्ति साइकोलॉजिस्ट आदि चीजें में बनते हैं दोस्तों। हमारा जो सी ऑप्शन है यही क्या होगा, सही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइगोस्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम होती है? वाइगोस्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका क्या होती है दोस्तों, अहम होती है? ऑप्शन ए दिया है भाषा, बी दिया है परिकल्पना, सी दिया है स्कीमा का विकास, और डी दिया है इनाम व सजा। तो वाइगोस्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है दोस्तों? तो वाइगोस्की ने अपने उन्होंने कहा है अगर बच्चे का संज्ञानात्मक जो विकास होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है, भाषा का। जो भाषा होती है दोस्तों उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चे का भाषा का पड़ता है, ना कि परिकल्पना का, न कि स्कीमा के विकास का, न ही इनाम व सजा का। तो क्या करता है उन्होंने, भाषा का जो प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दोस्तों क्या बच्चे अपने आप से भी बात करते हैं, जिनसे निजी बात करते हैं, उसमें क्या कहा है उन्होंने, प्राइवेट स्पीच कहा है। इसके बाद क्या करते हैं बच्चे दूसरों से सहयोग प्राप्त करके भी, अंतरक्रिया करके भी सीखते हैं। तो उसमें सीखने में उनके सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है, उनकी भाषाएं होती है दोस्तों। हमारा जो ए ऑप्शन दिया है यही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए? बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। ए दिया है कक्षा में की गई अंतःक्रिया, बी दिया है परियोजना, सी दिया है पोर्टफोलियो, डी दिया आत्म आकलन। तो सीखने का आकलन के लिए एक शिक्षिका को पहले तो क्या, कक्षा में अंतःक्रिया के द्वारा क्या होते हैं, बच्चे आसानी से कोई भी चीजों को सीखते हैं भाई। परियोजना, कोई भी चीज करने से पहले एक हम परियोजना तैयार करते हैं, तो ये भी हमारा सही है। इसके बाद पोर्टफोलियो में बच्चों का क्या होता है, जो चीज भी होता है उसका क्या करते हैं, हम आकलन करते हैं, उनकी जो शैक्षिक योग्यताएं होती है, गुणों दोषों को जानकर इसमें क्या करते हैं पोर्टफोलियो द्वारा उस चीज को देखा। आत्म आकलन मतलब स्वयं का आकलन हम करते हैं, हम कितना मतलब ज्ञान हमको हासिल हुआ है, कितना किस चीज को हम ग्रहण किए हैं। तो हमारा ऑप्शन चारों सही हुआ दोस्तों। देखते हैं किसमें चारों सही दिया है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है इसी में चारों सही दिया दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो सी दिया है यही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? ऑप्शन ए दिया है विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, बी दिया है विद्यार्थी को उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, सी दिया है विद्यार्थी के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी असफलता की पुष्टि की पहचान की जा सके, और डी दिया है विद्यार्थी की रटने की क्षमता की जानकारी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो हमारा, उसके अनुसार मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है हम उसको देखेंगे। उसमें कहा गया है विद्यार्थी की या उसके सहपाठी तुलना नहीं करना है दोस्तों, ठीक है, ये गलत हो गया। बाकी विद्यार्थी की शिक्षा में कमियां व अभाव ताकि उसकी असफलता की पुष्टि की जा सके, इसकी पहचान भी नहीं करनी है। फिर क्या दिया, विद्यार्थी को रटने की क्षमता की जानकारी नहीं दी है दोस्तों। उसमें क्या कहा गया है, विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, इस चीज को क्या किया दोस्तों, उन्होंने इस चीज को माना है, और कैसे कैसे विद्यार्थी करके उनके बाहरी जीवन को जोड़कर क्या होता है, शिक्षा को कराया जाता है दोस्तों। तो हमारा जो ए ऑप्शन है दोस्तों यही सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम समावेशन में बाधक है? बाधक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम समावेशन में क्या है, बाधक है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित है,
बी दिया है सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। सी दिया है दोस्तों शिक्षा शास्त्र क्या होता है दोस्तों, शिक्षा शास्त्र सभी की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। डी दिया है विद्यार्थियों को अधिगम के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया जाता है। तो कौन सा चीज इसमें बाधक होता है दोस्तों, बाधक जो बाधा बनती है वही इसमें पूछा है दोस्तों। तो हम देख लेते हैं, ऑप्शन ए दिया कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित है। तो ये दोस्तों ये बाधक नहीं है, बातें सही कही गई है। सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरत के लिए डिजाइन किया गया है, ये भी बात गलत है दोस्तों। शिक्षा शास्त्र सभी की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, ये भी बात सही है। डी दिया है विद्यार्थियों को अधिगम के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्थन देते हैं, न कि दोस्तों सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया दोस्तों। यही बात क्या होगी गलत है, और यहाँ पर बाधक पूछा है तो यही आपकी क्या होगी सही होगी दोस्तों। जो हमारा बी ऑप्शन दिया है यही सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से दिया दोस्तों कौन सा उसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा हाशिए के समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन हाशिए के समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। देख लेते हैं, ऑप्शन ए दिया है शैक्षिक स्थानों तक पहुंच, बी दिया है अधिकारों में समता, सी दिया है भाग लेने का अवसर, डी दिया है सामाजिक वर्तिकाग्र। तो ऑप्शन निम्नलिखित में कौन हाशिए के समूह विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है उसको देख लेते हैं। तो शैक्षिक स्थानों तक पहुंच बात सही है दोस्तों, ये नहीं करता। अधिकारों में समता में भाग लेने का अवसर, इसमें सामाजिक वर्तिकाग्र जो हमारा दिया है यही क्या होता है हाशिए के समूह विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है दोस्तों। इसमें एक बात कही, जो हमारा कलंक होता है ये क्या होता है हमारा सामाजिक रूढ़िवादी धाराएं होती है, इसी के द्वारा क्या होता है निर्धारित होती है। तो हमारा जो डी ऑप्शन दिया दोस्तों यही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे क्या करती है, प्रभावित करती है। ऑप्शन ए दिया है डिस्कैल्कुलिया, बी दिया है डिस्ग्राफिया, सी दिया है डिसलेक्सिया और डी दिया है क्या डिस्प्रॉक्सिया। तो लिखने संबंधी जो अक्षमता होती है दोस्तों वो क्या होती है, डिस्ग्राफिया होती है। डायरेक्ट दोस्तों इसका आंसर मिल गया हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों को दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। जो श्रवण विद्यार्थी होंगे हमारे उनके सफल समावेशन में क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। हम उसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है विद्यार्थियों को अपने आसपास बात करके सोचने दें, बी दिया है विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें, सी दिया है बाद में उपयोग करने के लिए टेप पर दत्त कार्यों के निर्देश रखें, डी दिया है दत्त कार्यों के लिए मौखिक निर्देश दे। तो दोस्तों जो श्रवण विद्यार्थी होंगे तो दत्त कार्यों के लिए मौखिक निर्देश दे, ये बातें क्या आपकी सही कही गई दोस्तों। इसके बाद दत्त कार्य के लिए निर्देश टेप के द्वारा देंगे, भाई श्रवण जो सुनने में असमर्थ होंगे ये भी सही है। विद्यार्थियों को अपने आसपास से बात करके सोचने दे, लेकिन ये विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा, अगर लिखित परीक्षा कराएंगे दोस्तों तो वो कैसे समझेंगे इस चीज को, यही क्या कर रहा है बाधा को उत्पन्न कर रहा है। बी जो हमारा ऑप्शन यही क्या होता है यहाँ पर सही होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थियों की विशेषता कौन सी है। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उनकी विशेषता कौन सी है। क्या वो धीमी समझ रखते हैं, जिज्ञासा की कमी होती है, सोच में सटीकता की आवश्यकता, कि आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति होती है दोस्तों। तो धीमी समझ नहीं होती दोस्तों, वो उनकी समझ काफी शीघ्र होती है। जिज्ञासा में जिज्ञासु होते दोस्तों, ना कि जिज्ञासा में कमी होती है। आसान कार्यों को चुनने की भी गलत है। उनकी सोच में क्या होती है दोस्तों, सटीकता की आवश्यकता होती है। उनकी जो प्रतिभावान विद्यार्थी उनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर टर्मिनल के अनुसार होती है दोस्तों। और किसी भी कार्य को तुरंत करने की उनके जिज्ञासु होते हैं, कार्य करने की प्रवृत्ति क्या होती है बहुत अधिक होती है। और कोई भी चीज को आसानी से बहुत जल्दी तुरंत समझ लेते हैं, कोई भी चीज होता है तो उसमें सोच में सटीकता की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यही बात क्या होगी आपकी सही हुई। जो हमारा सी ऑप्शन दिया है सोच में सटीकता की आवश्यकता होती है, यही ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल को सुसाध्य करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। एक शिक्षिका क्या कर रही है, अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल को सुसाध्य करना चाहती है।
इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित किससे बचना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है संकल्पना मानचित्रण, बी दिया है संदर्भहीनता, सी दिया है रूपरेखीकरण और डी दिया है सारांशीकरण। तो जो एक शिक्षिका होती है अपने विद्यार्थियों से बोध कौशल को क्या करना है, सुसाध्य करना चाहती है, जो उनके बोध कौशल होते हैं उसको अच्छा बनाना चाहती है, सुसाध्य करना चाहती है। तो इसमें किससे बचना चाहिए, क्या संकल्पना मानचित्र से, क्या संदर्भहीनता से, क्या रूपरेखीकरण, सारांशीकरण। तो दोस्तों इसमें जो संदर्भहीनता होती है इससे ही क्या होता है, उसको बचना चाहिए। बाकी ये बातें सब सही कही, रूपरेखीकरण, सारांशीकरण, संकल्पना मानचित्र, ये सब चीजें सही कही। और बचना किसे चाहिए दोस्तों, संदर्भहीनता जो होती है इससे उसको क्या होता है, बचना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो हमारा दिया है ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों में एक संप्रत्यय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों को एक संप्रत्यय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है जानकारी और पिछले ज्ञान के बीच संबंध बनाने से बचें, बी दिया है नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें, नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें दोस्तों। बी सी दिया है विषय वस्तु से संबंधित आवश्यक और गैर आवश्यक जानकारी मिश्रित करें, डी दिया है सामग्री और जानकारी को अत्यधिक मूर्त और जटिल रूप में प्रस्तुत करें। एक संप्रत्यय को क्या करना, प्रस्तुत करने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, हम उसको देख लेते हैं कि विद्यार्थियों में एक संप्रत्यय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक जो होती है उसको निम्न में से किससे बचना चाहिए। क्या वह जानकारी और पिछले ज्ञान के बीच संबंध बनाने से बचे, बात गलत है दोस्तों। नियमों को समझने, अवधारणाओं के विशेषताओं को परिभाषित करने पर क्या होता है, उसको ध्यान देना चाहिए दोस्तों। यही बातें क्या हुई थी, समझ सही होती है। बाकी ये सब बातें क्या है दोस्तों, गलत हैं, क्योंकि उसमें अगर नियम कोई रहेगा तो उसको बच्चे क्या समझेंगे, अवधारणाओं को क्या करेंगे, स्पष्ट करेंगे, उसकी विशेषताओं को समझेंगे, तभी वो क्या होगा, सीखना उसके लिए क्या होगा, सुसाध्य होगा। दोस्तों हमारा जो बी ऑप्शन है यही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है। अकादमिक प्रदर्शन के विद्यार्थियों के अकादमिक प्रदर्शन के लिए सफलता के लिए असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है। क्या वह बोरियत है, क्या तनाव है, क्या जिज्ञासा है, क्या भय है। तो दोस्तों ये तीनों तो एक ही हो गए। बाकी ये जिज्ञासा क्या होता है, इनसे अलग होता है दोस्तों। ये जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हमेशा उनके अंदर जिज्ञासुपन होता है, वो जानने की उनमें क्या होती है, इच्छा होती है। तुम्हारा जो सी ऑप्शन है दोस्तों यही क्या होगा, सही है, जिम्मेदार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रत्यय से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं हैं। ऐसे उदाहरण को क्या कहा जाता है। एक संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रत्यय से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं हैं। ऐसे उदाहरण को क्या कहा जा सकता है दोस्तों, देख लेते हैं। ए ऑप्शन दिया है एक भ्रांति, बी दिया है एक गैर उदाहरण, सी दिया है एक आद्य रूप, या डी दिया है एक अपवाद। तो दोस्तों ऐसे उदाहरण क्या कहते हैं, एक आद्य रूप कहते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, बच्चे की कोई भी चीजें होती है उसको नमूने को पहले से तैयार करें, उसकी जो नमूना तैयार होता है उसको पहले से तैयार करके क्या होते हैं, उसमें जानकारी को हम हासिल करते हैं, एक एक चीज को पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन दिया है एक आद्य रूप, यही सही है। आगे चलते हैं। एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसके विकास को सुगम बना रहा है। एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित किस विकास को सुगम बना रहा है। ऑप्शन ए दिया है घोषणात्मक ज्ञान, बी दिया है प्रतिक्रियात्मक ज्ञान, सी दिया है अधिसंज्ञा और डी दिया है रटकर याद करना। ये तो कट गया दोस्तों, न कि घोषणात्मक ज्ञान का, न कि प्रतिक्रिया, क्योंकि चिंतन को अगर वो विकसित कर रहा है तो क्या अधिसंज्ञानात्मक, अधिसंज्ञा जो होता है, अधिसंज्ञान जो हमारा होता है दोस्तों, इसको क्या कर रहा है, इसी का वो मेटाकॉग्निशन जो हमारा होता है इसी का प्रयोग कर रहा है। क्योंकि ये क्या होता है दोस्तों, इसके द्वारा जो जानकारी होती है उसको क्या करते हैं, पूरी तरीके से हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है। ऑप्शन ए दिया है सक्रिय जुड़ाव व बातचीत, बी दिया बेधन और बार बार अभ्यास, सामग्री को रटकर याद करना, उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ।
तो क्या एनसीओ बात करती है बार बार अभ्यास की बात करती है? नहीं करती दोस्तों। रट कर याद करना एकदम नहीं, और उत्तेजना प्रक्रिया भी नहीं। वो क्या करती है? बच्चे के सक्रिय जुड़ाव और बातचीत की बात करती है दोस्तों। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जितना भी क्या होंगे, अंतः क्रिया करके सीखेंगे, वही चीज क्या होती है दोस्तों उसमें सही होगी। सक्रिय जुड़ाव और बातचीत, सक्रिय रूप से जितना वो सीखेंगे वही चीज क्या होगी उसके लिए सही होगी। तो ऑप्शन ए जो हमारा दिया है दोस्तों यही सही है। आगे देखते हैं, किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। असंगत जानकारी को चिन्हांकित करके विद्यार्थियों को भ्रमित करें। क्या ये बात सही है? बी दिया है, विद्यार्थियों को सीधे उत्तर बताएं, उन्हें इसे नकल करने के लिए कहें। सी दिया है, ऐसे संकेत दे जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करे दोस्तों। और डी दिया, जानकारी को वियोजित खंडों में विभाजित करे। क्या किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद के लिए एक शिक्षक क्या करना चाहिए? क्या उन्हें चिन्हांकित करना, भ्रमित करना चाहिए? नहीं दोस्तों। क्या विद्यार्थियों को सही उत्तर हमको डायरेक्ट बता देना चाहिए? ये भी गलत है। क्या जानकारी को वियोजित खंडों में बांटना चाहिए? नहीं दोस्तों। ऐसे संकेत दे जो स्कीमा संरचना को क्या करे, प्रदर्शित करे दोस्तों। क्योंकि इसमें क्या होती है, जो जानकारी होती है, पुरानी जानकारी होती है, उसको नई जानकारी में तब्दील करना होता है दोस्तों। यही हमारी स्कीमा कहती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी जो हमारा सही होगा यही सही होगा दोस्तों। कि इसमें क्या होगा, ऐसे संकेत जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना क्या करे, सक्रिय करे। आगे बढ़ते हैं, दिया दोस्तों अभिकथन दिया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने के क्या करना चाहिए, अवसर देना चाहिए दोस्तों। इसको देख लेते हैं। दिया है क्या, भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती हैं और सीखने की प्रक्रिया में क्या होती है, महत्वहीन होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। बात सही है दोस्तों। भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती हैं, सीखने के लिए महत्वहीन होती हैं। ये बात गलत है दोस्तों। तुम्हारा जो ऑप्शन पहला सही है, बाकी सब बी गलत है दोस्तों। तो ए और ये भी तो गलत हो गया दोस्तों। ए भी गलत हो गया, ए सही है लेकिन आर गलत। यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा दोस्तों। जो हमारा सी ऑप्शन है यही क्या होगा, सही होगा। क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक शिक्षक को विद्यार्थियों की भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का हमको अवसर देना चाहिए दोस्तों। और भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन नहीं होती दोस्तों, न कि महत्वहीन होती है। तो इसलिए कौन सा ए सही लेकिन आर गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम असहायता लाचारी तब महसूस होती जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि, अधिगम असहायता और लाचारी तब महसूस जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि क्षमता में सुधार हो सकता है और उसका ध्यान महारत के लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। बी दिया है, प्रयास क्षमता को प्रभावित करते हैं और उसका ध्यान प्रदर्शन लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। सी दिया है, शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम नियंत्रणीय होते हैं। और डी दिया है, शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। क्या बात है, ये सही कही हो दोस्तों। इस चीज को एक बार देख लीजिए दोस्तों, क्या कहिए, अधिगम असहायता लाचारी तब महसूस जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि क्षमता में सुधार हो सकता है, उसका ध्यान महारत के लक्ष्यों पर क्या होता है दोस्तों, केंद्रित होता है दोस्तों। यही चीज इसमें देख लेते हैं। तो क्या बात है, ये सही कही गई है। बी दिया है, क्षमता को प्रभावित करते समय उसका ध्यान लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। और सी दिया है, गतिविधियों के परिणाम पर नियंत्रणीय है। और डी क्या है, गतिविधियों के परिणाम पर अनियंत्रित। तो क्षमता में सुधार हो सकता है, उसका ध्यान महारत के लक्ष्यों पर केंद्रित हो सकता है दोस्तों। यही क्या हो दोस्तों, बातें सही कही है उन्होंने। क्या ये बातें सही कही है दोस्तों। यही चीज क्या हो सकता है उसके अंदर हो सकता है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि बच्चों क्या होती है, अधिगम असहायता लाचारी तब महसूस होती है जब क्या होता है, एक विद्यार्थी यह मानता है कि क्षमता में सुधार हो सकता है दोस्तों, क्षमता को प्रभावित करते हैं, उसका ध्यान प्रदर्शन लक्ष्यों पर केंद्रित होता है, शैक्षणिक गतिविधियों परिणाम नियंत्रणीय है, शैक्षणिक गतिविधियों परिणाम अनियंत्रणीय है दोस्तों। तो इसमें हम देख लेते हैं, तो जो ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों, शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित। क्योंकि इसमें तब महसूस होती है जब कमी पूछा है दोस्तों। ये तो सही है दोस्तों, ए भी सही है, ए भी सही, लेकिन आपका जो ऑप्शन गलत होता है यही सही है दोस्तों, डी वाला, जो डी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें दिया है अनियंत्रित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन कौन सा, डी सही है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण, आंतरिक प्रेरणा का कौन सा उदाहरण दोस्तों, इसको देख लेते हैं। दिया है, माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना। क्या ये आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, गलत है दोस्तों। ऐसे ही एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन करना है। एक कोई हम गतिविधि, कोई क्रियाएं कर रहे हैं, उसमें क्या रुचि कारण अध्ययन करना, बात सही है।
शिक्षण की प्रशंसा प्राप्त करने के अध्ययन करना नहीं दोस्तों, ये सब बातें गलत है। प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन करना नहीं दोस्तों। एक गतिविधि के कारण जो रुचि लेते हैं, हमारी जो रुचि रहेगी दोस्तों तभी अभिप्रेरित रहेंगे, तभी तो किसी कार्य को करने के लिए रुचि होगी। तो हमारा जो ये ऑप्शन बी दिया है यही क्या होगा दोस्तों, सही है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है उसे शेयर जमकर करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, एकदम ध्यान दीजिए क्योंकि आपके लिए सारे शिक्षक बंधु लग चुके हैं, दुगनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, एक एक दिन प्रतिदिन आप भी एकदम लग जाइए। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।